हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, किस किस प्रजाति के मानव कंकाल यहाँ प्राप्त हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि। अगर हम किसी भी विषय की बात करते हैं या किसी के बारे में भी जानकारी बताते हैं या हम किसी व्यक्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं कि मुकेश, सुरेश चाहे कोई भी हो, तो हम उसकी आयु बताते हैं कि यह इतने साल का है, यह डेट ऑफ बर्थ यह है उनकी। तो उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि या किसी भी चीज़ के बारे में हमें उसका समय ज्ञात करने के लिए बहुत सी चीज़ें सहायक होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, कुछ पुरानी ठोस वस्तुएं होती हैं जिनका अध्ययन करने से हमें पता चल जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस समय के समकालीन होती हैं। जैसे कि सुरेश और रमेश दोनों समान समय पे थे, तो अगर उस समय रमेश की अगर हमें सुरेश की अगर आयु पता हो या रमेश की आयु पता हो तो हम दोनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह भी उस आयु समथिंग होंगे। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तिथि रही होगी, इसमें बहुत ज़्यादा सहायक होती है उस समय की तत्कालीन सभ्यता, जिसमें हम मेसोपोटामिया सभ्यता उस समय की तत्कालीन सभ्यता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तिथि रही होगी। तो मेसोपोटामिया से प्राप्त साक्ष्य या उसकी आयु से हम सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निकाल पाएंगे। जैसे कि प्रारंभिक इतिहासकार जो थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने भी मेसोपोटामिया के अनुसार ही तिथि निर्धारित की थी। बाद में कुछ और इतिहासकार हैं जिन्होंने वहाँ पर पुरातात्विक अध्ययन किए, तो वहाँ के साक्ष्यों के आधार पर बताया कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तिथि होगी। अब हम यहाँ बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से तिथियां निर्धारित की जाती हैं। पहला तो तत्कालीन सभ्यताओं के आधार पर। तो उस समय तत्कालीन सभ्यता कौन सी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय थी? वो थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता उस समय की तत्कालीन सभ्यता है जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि ज्ञात करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य या तथ्य या सबूत, जो भी कह सकते हैं हम। तो पुरातात्विक, तो पुरातात्विक दो शब्दों से बुना है, पुरा प्लस तत्व। तत्व का मतलब होता है भौतिक वस्तु, पुरा मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन समय की जो वस्तुएं हैं उसके आधार पर तिथि निर्धारित की गई। तो उस समय मानव कंकाल मिले हैं, उनके द्वारा जो डेली यूज में जो चीजें ली गई उसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि किन किन ने निर्धारित की। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी तिथियां कि अंदाजा लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से यानी उसका उद्गम कब हुआ और उसका अंत कब हुआ, इसकी तिथियां निर्धारित की गई। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी वो निर्धारित की है सर जॉन मार्शल ने। किसने निर्धारित की है? सर जॉन
मार्शल। सर जॉन मार्शल उस समय के ASI महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के। उन्होंने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित की। उन्होंने तिथि निर्धारित की कि इस सभ्यता की उत्पत्ति 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व रही होगी। यहां पे 3250 ईसा पूर्व उसकी उद्गम और 2750 उसका अंत का समय बताया गया है। इसी प्रकार व्हेलर है, इन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताई कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता रही। इसी प्रकार NCERT प्लस C14 को हिंदी में बोले कार्बन डेटिंग पद्धति। इसमें क्या बताया गया? इसमें से बताया गया 2250 से 1750 ईसा तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता रही। तो यह सभी जो तिथियां निर्धारित की गई, ये सारी की सारी तिथियां केवल और केवल अनुमान और कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हैं। परंतु आज तक कोई भी विद्वान यह नहीं बता पाया कि यह तिथियां सही हैं या गलत हैं। क्यों? इन्हीं के अंदर एक जोड़ है कि ये देखिए, जैसे जॉन मार्शल ही ले लें, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, लगभग 500 सालों का इन्होंने अंतर लिया। तो 500 सालों में इन्होंने इतना बड़ा अंतराल लिया। 500 साल बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या एक तिथि नहीं दे सकते ये 500 सालों में से कि उस समय ये सभ्यता बसी है? पर इन्होंने अंदाजा लगाया। क्यों? क्योंकि उन्हें 3250 के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं और उन्हें 2750 तक के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो यह गणनाएं जितनी भी हुई हैं, ये सारी की सारी किसी न किसी साक्ष्य पर आधारित है। जैसे व्हीलर महोदय हैं, इन्होंने भी काफी जगह की गणनाएं की हैं। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का अध्ययन किया, अलग अलग वस्तुओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एक तुलनात्मक, कह सकते हैं, एक अनुपात निर्धारित किया। वो अनुपात ही है 2500 से 1500 ईसा। इस प्रकार बहुत से इतिहासकार थे जिन्होंने ये तिथियां निर्धारित की, जैसे कि डॉक्टर राजवल्लभ पांडे हैं, उन्होंने भी तिथि निर्धारित की है। वो तो इसे 3300 तक ईसा पूर्व मानते हैं, 3300-3500 ईसा पूर्व तक मानते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि जैसे कि मोहनजोदड़ो है, उसके 7 नगर स्थल हैं, 7 बार वह बसा और 7 बार ध्वस्त हुआ, और एक बार अगर वो बसा है तो उसके 500 साल आप मानते हो, तो कम से कम वह 3500 साल पुराना अवश्य रहा होगा। तो उनका और मानना है, हो सकता है आज हम और भी साक्ष्य खोज रहे हैं, बहुत सी खुदाइयाँ चल रही हैं। भविष्य में अगर और कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे और पुराने साक्ष्य मिलेंगे तो शायद ये तिथियां और भी पीछे जा सकती हैं, परंतु अभी इतिहासकार इन्हीं तिथियों को मान्यता प्रदान करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी तिथि हैं जिसमें सर जॉन मार्शल प्रमुख हैं, जिन्होंने बताया 3250 से 2750 ईसा पूर्व। इसी प्रकार कार्बन डेटिंग की है 2250 से 1750। इसी तरीके से NCERT बताती है एक और 2350 से 1750। से 1750। और आज वर्तमान में जितनी भी तिथियां मान्य हो, लगभग कंप्यूटेशन में मान्य हो, तो बहुत से लोग इस तिथि को यूज करते हैं।
2350 से 1750 ईसा पूर्व। इस तिथि का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वर्तमान में, जिसमें बताया गया कि आखिरकार क्या क्या किस प्रकार इनका चलन होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि हम आज पूर्ण रूप से कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता कि यह सत्य है। सब में कुछ न कुछ गुंजाइशें बाकी हैं शोध की। अगर भविष्य में और शोध होगा तो अवश्य कुछ और तिथियां भी निकल के आएंगी, परंतु वर्तमान में हम जब सबसे सही मान सकते हैं, जो लगभग सभी इतिहासकारों की दी गई तिथियों के बीच समानता रखती है, वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये हमारा अभी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तिथि, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब इसमें ही सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक और टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय का समाज। हमने पढ़ा कि यहाँ पे इस प्रजाति के लोग रह रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता ये थे। तो अब हमारे पास एक विषय उत्पन्न होता है कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के समाज में रहते थे। तो आज हम समाज का अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। इसको एक और शब्द दिया जाता है, जैसा कि पूछा भी जाता है, कई बार निबंधात्मक क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन बताइए या उसकी व्याख्या करिए। वैसे कभी भी एक विषय पे नहीं आता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उनमें यही आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति बताते हुए इसके सामाजिक और आर्थिक जीवन की व्याख्या करें। तो इस तरीके से जब निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं, तो आज समाज का अध्ययन करेंगे और समाज का अध्ययन इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि वह निबंधात्मक क्वेश्चंस के लिए पूरी तरीके से परिपूर्ण रहे। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। अब समाज से जुड़ी हुई चीजें क्या क्या होती हैं, अगर हम बात करें कि समाज में क्या क्या होता है, अगर हम समाज का अध्ययन करें तो समाज में क्या क्या पाया जाएगा। तो पहली बार हम बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रजाति के लोग वहां रहते थे। यानी हम उनके रंग रूप, उनके शारीरिक गठन की चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रजाति की गणना कर लेंगे कि आखिरकार किस प्रजाति के लोग वहां पाए गए, किस तरह के लोग रहते थे वहां पर। फिर दूसरा हम करेंगे सामाजिक स्वरूप की। पहला प्रजाति, दूसरा सामाजिक स्वरूप, तीसरा सामाजिक स्वरूप के बाद में हम करेंगे अध्ययन नारी की स्थिति। ठीक है, नारी की स्थिति का अध्ययन करने के बाद में हम अध्ययन करेंगे कि वहां पर रहन सहन कैसा था। यानी उस समय के समाज में रहन सहन किस प्रकार का था। इसके पश्चात तीसरा रहन सहन हो गया। अब उसके पश्चात क्या है, रहन सहन हो गया, खान पान, खाते पीते क्या थे वो लोग। खान पान के पश्चात आमोद प्रमोद, यानी वह खुश रहने के लिए क्या क्या करते थे। आमोद प्रमोद हो गया, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, नारी की स्थिति हो गई, सामाजिक स्वरूप हो गया, प्रजाति हो गई। अब ऐसी क्या चीज बाकी है जो उस समय के बारे में हम बात कर सकते हैं।
तो वह है हमें कला। फिर इसके पश्चात जो अंतिम विषय बिंदु है वो है शिक्षा। इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। तो अभी हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति क्या थी और किस प्रजाति के लोग वहां रहते थे। दूसरा हम बात करेंगे कि उस समय का सामाजिक स्वरूप किस प्रकार का था। तीसरा हम बात करेंगे कि नारी की स्थिति किस प्रकार वहां पर थी। चौथा हम बात करेंगे कि वहां का रहन सहन किस प्रकार का था। पांचवी हम बात करेंगे कि वहां पर वह लोग खाते पीते क्या थे, खान पान वहां का क्या था। छठा हम बात करेंगे वहां के लोगों का आमोद प्रमोद। सातवां कला यानी वहां का आर्ट किस प्रकार का था। और आठवां पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन, वहां पर किस प्रकार प्रदान किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए यह 8 सामाजिक बिंदु हैं जिसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियां कौन कौन सी थी। पहला विषय, हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं। समाज में यही सब चीजें पाई जाती हैं कि किस तरह के लोग दिखाई देते हैं, सामाजिक स्वरूप कैसा था, नारी की स्थिति कैसी थी, खाते पीते क्या थे, रहते कैसे थे, कला कैसी है, शिक्षा कैसी है। इन्हीं सभी विषयों से समाज बनता है। हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बात कर रहे हैं इस बात की, तो यह बात हम मौर्य काल के बारे में कर सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकते हैं कि आज समाज कैसा है। तो हम इन्हीं विषय बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। वहां पर बिंदु वही रहेंगे, स्थिति परिवर्तित हो जाती है, बस वहां के आंतरिक ढांचा परिवर्तित हो जाएगा। ढांचा तो वही है बाहरी। आज भी अगर हम बात करें, आज नारी की स्थिति किस प्रकार की है, आज के समाज की बात करें तो नारी की बात करते हैं हम। रहते किस प्रकार से हम बात करते हैं, खान पान क्या है हमारे, ये बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हम इन विषयों का अध्ययन करेंगे। प्रजाति, पहला पॉइंट है प्रजाति। प्रजाति क्या होता है? प्रजाति कोई जाति नहीं होती है, यह मानव के शारीरिक गठन पर आधारित कुछ लक्षणों के आधार पर उसका अलग समूह है। यानी उसका शारीरिक गठन है, उसे कुछ लक्षण दिखाई दिए और उन लक्षणों के आधार पर ही हमने क्या निर्धारित कर दी, प्रजाति निर्धारित कर दी। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले नर कंकाल ऑब्लिक मानव कंकाल कितनी प्रजातियों के मिले। तो अभी हम वही बात करेंगे कि यहां पर 4 प्रकार के मानव नर कंकाल मिले। इन 4 प्रकार के मानव नर कंकालों के आधार पर हम यहां की प्रजातियां निर्धारित कर सकते हैं। पहला है अल्पाइन। अल्पाइन, अल्पाइन किस प्रकार के होते हैं? यूरोपीय देशों के निवासी। जैसा कि हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि अंग्रेजों जैसे दिखते थे। अल्पाइन लोग किस प्रकार के दिखते हैं? यूरोपीय देशों में दिखने वाले लोगों की तरह दिखाई देते हैं। लंबे होते हैं, रंग इनका गोरा होता है, इनकी आंखें पूरी तरह खुली होती है, इनके बाल भूरे होते हैं, शरीर गठीला होता है। यह इनके शारीरिक लक्षण हैं। फिर दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसमें किस प्रकार के लोग पाएंगे आप?
अफ्रीकी देशों के निवासी। अफ्रीकी देशों के निवासी, कद लगभग मंझला होता है, शरीर गठीला होता है, रंग इनका काला होता है, नथुने फूले हुए होते हैं, इनके शरीर काफ़ी बलशाली और गठीला होता है इनका। तो प्रोटोस्टेरॉइड वाले अफ्रीकी देशों में निवास करने वाले लोगों की तरह दिखाई देते हैं। फिर है मंगोलाइड। मंगोलाइड किस प्रकार के हैं? चीन और जापान के निवासियों की तरह है ये, यानी चीन और जापान के जिस तरह के निवासी रह रहे हैं, कद छोटा होता है, शरीर गठीला होता है, आंखें अधखुली होती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो चीन और जापान के क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये किस प्रजाति के लोग हैं? मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। और लास्ट चौथा है भूमध्य सागरीय। इसे हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ बोलते हैं, द्रविड़ प्रजाति के लोग। और यह किस क्षेत्र में करते हैं निवास? भारत के निवासी। यह कौन है? ये भारत के निवासी है, भूमध्य सागरीय या द्रविडियन। भारत में जिस प्रकार के लोग रह रहे हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में हमें 4 प्रजाति के लोग दिखाई देते हैं: अल्पाइन, प्रोटोस्टेरॉइड, मंगोलाइड और भूमध्य सागरीय। तो इसमें अल्पाइन जो यूरोपीय देशों में है, प्रोटोस्टेरॉइड अफ्रीकी देशों में है, मंगोलाइड चीन व जापान के निवासी है। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय या द्रविडियन जिन्हें हम कहेंगे, वह कौन कौन है? जो भारत के निवासी हैं। तो यह हमारा पॉइंट यहां तक का कंप्लीट होता है। अब प्रजाति के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे सामाजिक स्वरूप के बारे में कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का अध्ययन हम करेंगे अब कि इसका सामाजिक स्वरूप किस प्रकार से है। तो पहली बात, समाज का स्वरूप किस प्रकार का है। तो पहली बात हम यहां पे करते हैं कि समाज बनता है परिवार से। ठीक है, समाज बनता है परिवार से। तो पहला अध्ययन हम करेंगे परिवार का। सामाजिक स्वरूप में पहली बात करेंगे हम परिवार की। तो परिवार कैसा था? यहां पे संयुक्त परिवार व्यवस्था थी कि परिवार किस प्रकार से है कि संयुक्त रूप से वह रहते थे। यह कैसे हम कह सकते हैं? उनका कुछ लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लिखा हुआ तो हमारे पास है ही नहीं कुछ ऐसा जैसे हम बता सके कि वहां पे लिखा हुआ कि संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, क्योंकि हमने तो लिपि पढ़ी नहीं अभी तक। अंदाजा कैसे लगाया? अंदाजा ऐसे लगाया कि जब उत्खनन किया गया तो मिट्टी के नीचे जो दबे हुए घर मिले, वह घर इतने विशाल थे कि उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक घर में एक बहुत बड़ा परिवार निवास करता था। माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदार आसपास में निवास करते थे, अर्थात संयुक्त परिवार व्यवस्था उस समय थी। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर संयुक्त परिवार व्यवस्था का अनुमान लगाया गया। अब परिवार का अनुमान लगा लिया, व्यवस्था तो ऐसी थी, परंतु परिवार का मुखिया होता कौन था? क्वेश्चन होता है कि परिवार का मुखिया कौन, फिर स्त्री थी या पुरुष था? तो भारतीय इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार ये मानते हैं कि वहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी।
मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के लिए उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने यह कहा कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इस कारण थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी स्थलों से हमें मात्र देवी की मूर्तियां सबसे अधिक मिली है, यानी नारी की मूर्तियों की अधिकता है, उनका चित्रण भी अधिक है, पुरुष का चित्रण यदा कदा और उसकी मूर्तियां भी बहुत कम मिली हैं। तो इस आधार पर यह कहा गया कि नारी का उच्च स्थान था। और इसी कारण मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के पश्चात अगला विषय बिंदु है हमारा कि परिवार में परिवार की व्यवस्था पता चल गई, परिवार की सत्ता किसके हाथ में है यह भी पता चल गया। तो अब समाज में क्या था? परिवार हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पे जाति या वर्ग विभाजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जाति या वर्ग या समुदाय का विभाजन किया गया क्या। तो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी लिखित साक्ष्य अभी वर्तमान में नहीं है, परंतु हमने यह अनुमान लगाया कि उस समय क्या जाति व्यवस्था थी, क्या वर्ग थे या नहीं थे। जैसे कि वर्तमान में हैं, जातियां हैं, वर्ग विभाजन किया हुआ है, समाज को विभाजित करके रखा है, उसी प्रकार क्या ऐसा विभाजन सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी था या नहीं है। तो इतिहासकारों ने यह माना कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज का विभाजन था। समाज का विभाजन था। समाज का विभाजन किन रूपों में था? एक तो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग, और दूसरा निम्न वर्ग। यह अनुमान कैसे लगाया लोगों ने? उच्च वर्ग जो निवास करते हैं दुर्ग में यानी किले के अंदर, और निम्न वर्ग जो निवास करता है निचले नगर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी शहरों में, एक दो अपवाद को छोड़कर बाकी सभी शहरों में हमें यह साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे स्थल का दो भागों में विभाजन था। एक को कहते थे नगर और दूसरे को कहते थे दुर्ग। एक को कहते थे दुर्ग और दूसरे को कहते थे नगर। जो दुर्ग में निवास करते थे वह उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि दुर्ग के अंदर पुरोहित, जो पूजा व्यवस्था और पुजारी होते थे वो लोग, और रक्षक वर्ग, अधिकारी निवास करते थे। जो शासन चलाते थे या व्यवस्था बनाकर रखते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, यहाँ पे रक्षा भार संभाल के रखते थे, वह लोग दुर्ग के अंदर निवास करते थे। नगर में निवास कौन करते थे? तो नगर के अंदर जो दैनिक कार्य करते थे, जैसे कृषक भी हुआ, व्यापारी हुआ, साफ सफाई करने वाले लोग हुए, आम जनता हुई, वह सभी यहां पर निवास करते थे। जैसे कि व्यापारी, ठीक है, और व्यवसायी। व्यापारी और व्यवसाय में अंतर है। व्यापार किसी वस्तु को करते हैं, व्यवसाय बहुत सी वस्तुओं का आप एक साथ कर सकते हैं। एक दुकान हुई, जैसे व्यवसाय हुआ, नाई का व्यवसाय हुआ, वो व्यापारी नहीं है। और व्यापारी हम ले लें कि नमक का व्यापारी हुआ, धातु का व्यापारी हुआ, उस प्रकार। और आम प्रजा ये निवास करती थी नगर में, ठीक है। तो दुर्ग में अधिकारी, पुरोहित या रक्षक वर्ग रहता था, और नगर में रहते थे व्यापारी, व्यवसायी या आम प्रजा रहती थी। तो इसी प्रकार वहां पर हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जाति या वर्ग विभाजन तो था, परंतु वह स्पष्ट रूप से नहीं था। वह किसी प्रकार से दिखाई नहीं देता कि हाँ
यही जातियां थी या यही तरह के लोग वहां पे रहते थे, बस एक अनुमान है, क्योंकि घरों में अंतर पाया गया, रहने के स्थान में परिवर्तन पाया गया, तो इस आधार पे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि दो प्रकार के वर्ग थे, एक उच्च वर्ग था, दूसरा निम्न वर्ग था। एक निचले नगर में रहता था और दूसरा दुर्ग में रहता था। परिवार है, वहां पे संयुक्त परिवार व्यवस्था थी और मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक स्वरूप कंप्लीट होता है। अब अगला पॉइंट जो हमारा है वो है नारी की स्थिति। आखिरकार उस समय नारी की स्थिति किस प्रकार की थी, नारी किस प्रकार वहां पर निवास करती थी, नारी का स्थान क्या था, तो इसका अनुमान हम किस आधार पर लगाते हैं। तो विद्वान पहले कह चुके हैं कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी परिवार में बागडोर किसके हाथ में थी, नारी के हाथ में, माता के हाथ में। दूसरी बात कि मात्र देवी उपासक थे, यानी मात्र देवी यानी देवी की पूजा वह करते थे, वह स्त्री पूजा करते थे। इसके साक्ष्य कैसे मिले हैं, इसके साक्ष्य हैं मात्र देवी की मृण्य मूर्तियां, मात्र देवी की मृण्य मूर्तियां, अर्थात मात्र देवी मतलब मात्र मतलब माता, देवी मतलब देवी स्त्री, मृण्य मतलब मिट्टी, मूर्ति मतलब मूर्तियां, यानी मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्तियां, उनको देवी के रूप में पूजा जाता था। तो यह मात्र देवी के उपासक थे। मात्र देवी की हमें मृण्य मूर्तियां मिली हैं, जिसमें हमें इतनी बहुतायत संख्या में मिली हैं, अलग अलग रूपों में मिली हैं, जो बताते हैं कि स्त्री का अलग अलग रूपों में उपासना करने का चलन था। जैसे कि मात्र देवी की रौद्र रूप में, मात्र देवी की जननी रूप में, मात्र देवी की सौम्य रूप में, मात्र देवी की रचनात्मक रूप में मृण्य मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। तो मात्र देवी की विविध प्रकार की मृण्य मूर्तियां हमें वहां पर दिखाई देती हैं। तो यह मृण्य मूर्तियां भी यह बताती हैं कि आखिरकार वहां पर मात्र देवी की उपासना का चलन था। तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, मात्र देवी के उपासक थे, मृण्य मूर्तियां इसका साक्ष्य हैं, विभिन्न मोहरों में भी इसका अंकन पाया जाता है। अब आता है एक और पॉइंट कि जहां पर नारी की स्थिति का वर्णन हम कर सकते हैं, जहां पर नारी के चित्रों का अंकन मिलता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन पर नारी के चित्र अंकन मिला है, मोहरों पर अंकित मिले हैं, तो नारी के ऊपर हमें बहुत सी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। फिर हमें नारी से जुड़े हुए आभूषण, उसकी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, जो हमें वहां पे नारी की उत्तम स्थिति के बारे में बताते हैं कि नारी की स्थिति उस समय काफी अच्छी थी, वह समाज में भागीदार थी, उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की उपासना की जाती थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, नारी की स्थिति उत्तम थी, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, उनके चित्र, उनकी मोहरों पर अंकन यह स्पष्ट करते हैं कि मात्र देवी के रूप में पूजा के साथ साथ समाज में स्वतंत्र रूप से भी नारी का स्थान अच्छा था। अब अगला विषय बिंदु है रहन सहन, यानी रहते कैसे थे और उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत होता था। तो रहन सहन की जब हम चर्चा करते हैं कि रहन सहन में हम बात किन चीज़ों पे कर सकते हैं, रहन सहन में बात करते हैं वो पहनते क्या थे, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे, आभूषण क्या पहनते थे, उनके शौक क्या थे, तो वो सब हम इसमें बात करेंगे। रहन सहन में पहली बात करें कि उनका पहनावा। तो पहनावा क्या पहनते थे, एक तो वह ऊपरी वस्त्र पहनते थे,
और दूसरा वो पहनते थे अधोवस्त्र। ऊपरी वस्त्र होता है जिस प्रकार शॉल ओढ़ा जाता है, जैसे सर्दियों में लोग शॉल ओढ़ते हैं, उसी प्रकार ऊपरी वस्त्र के तौर पर शॉल या कुछ सूती कपड़े का कुछ दुपट्टा सा ओढ़ा जाता था ऊपर के बदन को ढकने के लिए। अधोवस्त्र क्या था? अधोवस्त्र था जो वर्तमान में हम धोती पहनते हैं उस प्रकार का वह वस्त्र होता था, और वह सूती वस्त्र होता था मुख्य रूप से, और धोती के रूप में पहना जाता था। तो ऊपरी वस्त्र हुआ जो एक शॉल की तरह ऊपरी बदन को ढकने के लिए काम में लिया जाता था। अधोवस्त्र जो कमर के नीचे के भाग को ढकने के लिए धोती के रूप में पहना जाता था। इसके अलावा यह आभूषण प्रेमी थे। आभूषण प्रेमी, यह आभूषण पहनते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। अब स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहन रहे हैं और स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं, तो अब आभूषणों की धातु क्या है? धातु या इसका रूप क्या क्या है? किस रूप में आभूषण मिले हैं? तो आभूषण हमें सोने, चांदी, तांबे, कांसे, मिट्टी, हड्डी, पत्थर के बने हुए मिले हैं। आभूषण हमें सोने के बने हुए मिले हैं, चांदी के बने हुए मिले हैं, तांबे के बने हुए मिले हैं, कांसे के बने हुए मिले हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी के यानी छोटी छोटी गोलियां बनाकर और उनमें छेद करके उनको सुखाया जाता था और फिर उन्हें पकाया जाता था, तो उनका प्रयोग भी किया गया। हड्डियों के आभूषण बनाए हुए मिलते हैं, पत्थरों के आभूषण बनाए मिलते हैं, जैसे कि चर्ट, जेस्पर, लाल वर्ज, इस तरह के पत्थर होते थे जो कीमती पत्थर थे वो पहनते थे। लाल हरे कीमती जो पत्थर होते थे इनको वह घिसकर आकार देकर मोतियों के रूप में पहनते थे, मोती की तरह पिरो लेते थे और पहनते थे उन्हें, तो इस तरह के मिलते थे। हाथी दांत के मिले हैं, हाथी दांत के भी आभूषण मिले हैं, मोतियों के आभूषण मिले हैं हमें। तो इस तरह के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। अब आभूषण किस प्रकार के पहनते थे? तो एक कंठहार पहनते थे, ये सिरोभाष, सिर पे एक रखड़ी की तरह पहना जाने वाले आभूषण पहनते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, यह हाथों में चूड़ियां पहनते थे। तो मुख्य रूप से जो आभूषण मिले हैं वो चूड़ियां मिली हैं और गले के हार मिले हैं। कानों के भी इतने आभूषण नहीं मिले जितने गले के हार के मिले हैं। गले के हार के तौर पे मणकों का हार वो पहनते थे। मन के मतलब छोटे छोटे मोतियों के हार होते हैं, उन्हें लंबा लंबा पिरोकर वह पहनते थे, तो वह मुख्य रूप से मणकों का हार पहना करते थे। तो आभूषण हो गए, पहनावा हो गया। अब इनके प्रसाधन, प्रसाधन क्या होते हैं, यानी उनके अदर शो क्या थे? तो ये प्रसाधन के तौर पर केश विन्यास करते थे। केश विन्यास क्या होता है? केशों को सजाना, जैसे हेयर स्टाइल, जैसे हम आज बोले हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल जैसे पफ बनाना हुआ ना, जैसे बाल चढ़ा लेते हैं उन्हें पफ बनाते हैं, या जो जूड़ा बनाते हैं, यह सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। वह अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखते थे, और वह केवल बालों को ही नहीं सजाते थे, उसमें वह कई तरह की चीजें लगाते थे। जैसे वो मन के लगा लेते थे, कुछ हार सा टंगा हुआ, यानी कुछ बालों में कुछ आभूषण पहन लेते थे। जो पक्षियों के पंख होते थे उनका प्रयोग करते थे बालों को सजाने के लिए, तो उनका केश विन्यास काफी सुंदर था। इसके अलावा वह यानी काजल का प्रयोग करते थे। काजल लगाने के लिए भी वो काफी कुछ तैयारी करते थे। जैसे हमें काजल की सुराइयां होती हैं जिनसे हम काजल डालते हैं, तो वह हमें प्राप्त हुई है, वहां से काजल की सुराइयां मिली हैं। मेके महोदय को, मेके एक इतिहासकार हैं, उन्होंने जब उत्खनन किया तो उनको वहां पर लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेके महोदय ने लिपस्टिक के साक्ष्य भी बताए हैं।
लिपस्टिक हुआ, केश विन्यास हुआ, काजल हुआ, वह बहुत अच्छी तरह से करते थे। कंघियाँ हमें मिली, हाथी दांत की बनी हुई मिली है, लकड़ी की बनी हुई मिली है, हमें हड्डियों की कंघियाँ बनी हुई हमें प्राप्त हुई हैं। और धातु के हमें दर्पण प्राप्त हुए। धातु के दर्पण कैसे होते हैं? जैसे धातु को एक शील्ड का रूप दे दिया गया, एक पन्ने का रूप दिया गया और उसको घिसा गया, घिसकर उसमें चमक लाई गई और उस चमक में अपना चेहरा देखा जाता था। जैसे कि हम आज अगर कोई नया बर्तन हो तो हम अपना चेहरा उस नए बर्तन की चमक में देख सकते हैं। अगर स्टील या पीतल या और किसी धातु के अगर बर्तन हो और अगर उसमें चमक हो तो हम उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से वह धातु यानी मुख्य रूप से कांसे का ही वो प्रयोग करते थे। कांसे का दर्पण मिला हमें वहाँ से, और कांसे के दर्पण का प्रयोग वह अपने आप को देखने के लिए करते थे। तो पहनावा, ऊपरी वस्त्र और अधोवस्त्र, ऊपरी वस्त्र जो शॉल की तरह ओढ़ते हैं, अधोवस्त्र जो धोती की तरह पहनते हैं। आभूषण स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। धातु सोने, चांदी, तांबे, कांसे, मिट्टी, हड्डी, पत्थर, हाथीदांत, मोती, इनके बने हुए हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं। प्रसाधन के तौर पे केश विन्यास करते थे, काजल लगाते थे, लिपस्टिक वह यूज करते थे और कंघी भी हमें वहां से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार इतने प्रकार के हमें साक्ष्य वहां से मिले हैं जो ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे। अब हम पढ़ेंगे आमोद प्रमोद, जो कि बताते हैं कि आमोद प्रमोद में क्या होता है। तो आमोद प्रमोद का मतलब होता है खेल कूद। वह अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, इसे हम मनोरंजन में लिख सकते हैं। इसे अगर हम लिखना चाहें तो मनोरंजन भी लिख सकते हैं, यानी मन के रंजन के लिए क्या करते थे, खुश होने के लिए वह क्या करते थे। तो खुश होने के लिए होता है कि गेम, खेल क्या खेलते थे, तो वह खेल खेलते थे। अब खेल किस प्रकार के खेलते थे? जैसे पुरुष खेलते थे मुर्गे, पशुओं की लड़ाई, यानी मुर्गे लड़ाते थे आपस में, खुद लड़ते थे, पशु लड़ते थे। तो इस प्रकार वह लड़ाइयां लड़ते थे। फिर दूसरा है दौड़, किस प्रकार की, पशु दौड़, वो दौड़ करवाते थे पशुओं की। तो उस प्रकार के वह खेल खेलते थे, पशु दौड़ करवाना, मुर्गे पशुओं की लड़ाइयां करवाना थी। फिर इसके अलावा तीसरा खेल थे जिसे हम शतरंज कहते हैं या पासे का खेल। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, पासे का खेल वह खेलते थे। इसके अलावा वह और क्या करते थे, मन को बहलाने के लिए वह संगीत और समारोह करवाते थे। संगीत व समारोह, हमें कुछ ऐसे चित्र मिले जिसमें वह समूह में कुछ समारोह का आयोजन कर रहे हैं, संगीत बज रहा है। समारोह के लिए हमें एक और स्थल ऐसा प्राप्त हुआ है जहां पर साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर समारोह हुआ करते थे। जैसे कि धोलावीरा के मध्यम नगर में हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा के मध्य नगर में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि वहां पर समारोह आयोजित होते थे। इसी प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं धार्मिक आयोजन होते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, उस विशाल स्नानागार में बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते थे। तो यह अनुष्ठान भी मनों के रंजन के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। वहां पर बहुत ज्यादा समूह में लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो संगीत हो गया, समारोह हो गए, वो खेल खेलते थे। तो इस प्रकार वह अपना आमोद प्रमोद किया करते थे। शिकार पर जाना इनका एक और कार्य है कि शिकार करना, क्योंकि यह शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे, तो इनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि आखिरकार वो शिकार करते थे। तो आमोद प्रमोद में
या मनोरंजन में वह खेल कूद, मुर्गे, पशुओं की लड़ाइयाँ करवाते थे, पशुओं की दौड़ करवाते थे, शतरंज खेलते थे, पासे का खेल खेलते थे, संगीत आयोजन करते थे, बड़े बड़े समारोह करवाते थे, शिकार पर जाते थे। इस प्रकार वह अपना मनोरंजन करते थे। अब इसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस किस विषय में हम वो खान पान खाते थे। खान पान क्या है? तो पहली बात है खाना। अब खाना वो खाते थे तो किस प्रकार का खाना खाते थे? दो प्रकार का, शाकाहारी और दूसरा हुआ मांसाहारी। अब बात होती है शाकाहारी खाने में क्या खाते थे और मांसाहारी खाने में क्या खाते थे। तो अब हम पहले बताएंगे शाकाहारी में क्या खाते थे। तो खाते थे वो दालें। दालें हमें मिली हैं, चावल, जौ, गेहूं, मटर, तिलहन, नींबू, अनार और इसके अलावा दही, दूध, घी, शहद, इनके प्रयोग के स्पष्ट, पूर्ण रूप से स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। शहद भी हमें प्राप्त हुए हैं, घी भी हमें प्राप्त हुआ है, दूध के साक्ष्य मिले हैं, दही के भी साक्ष्य हमें मिले हैं, तिलहन, तिल के साक्ष्य मिले हमें, नींबू मिला, नींबू के बीज मिले और नींबू का चित्रण भी मिला है, अनार, अनार का चित्रण मिला है हमें, मटर प्राप्त हुआ है, गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं, जो भी प्राप्त हुआ है, चावल भी प्राप्त हुआ है, दालें भी प्राप्त हुई हैं। इन सब के कुछ ना कुछ साक्ष्य हमें वहां पर मिले हैं। तो शाकाहार के तौर पर यह चीजें वह 100% खाते थे। इसके अलावा चना भी वो खाते थे, चना के साक्ष्य मिले हमें। तो 100% वह दालें, चावल, चना, जौ, गेहूं, मटर, तिलहन, नींबू, अनार, दही, दूध, घी, शहद आदि खाते थे। मांसाहार के तौर पे क्या खाते थे? मांसाहार के तौर पे भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हमें मिले हिरण की हड्डियां मिली, हिरण और 12 सिंगा, 12 सिंगा की हमें हड्डियां मिली हैं। यह जानवर वो खाते थे। सुअर, भेड़, बकरी, मछली इत्यादि को वो खाते थे। कछुए का साक्ष्य मिला हमें, कछुआ, वह कछुआ भी खाते थे। तो वह कौन कौन सी चीज खाते थे? मांसाहार के तौर पे वो खाते थे हिरण, 12 सिंगा, हिरण और 12 सिंगा, सुअर, भेड़, बकरी, मछली, कछुआ और मुर्गा। मुर्गा भी वो खाते थे। मुर्गा, मछली, कछुआ, भेड़, बकरी, सुअर, 12 सिंगा और हिरण वो खाते थे। अब पान में क्या है? पान मतलब पीने में। यहां पे हम संदर्भ ले रहे हैं कि क्या वह शराब पीते थे या नहीं। खान पान में हम शराब के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहां पर कि क्या वह शराब पीते थे या नहीं। तो इसके स्पष्ट साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है कि वह शराब पीते थे या नहीं पीते थे। तो हम कह नहीं सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शराब पीते थे, परंतु खाते पीते ये जरूर थे, उनके हमें साक्ष्य मिले। शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, दोनों प्रकार का भोजन वो करते थे। अब हम बात करेंगे कला की कि कला कैसी थी वहां की, कि किस प्रकार की कला का हमें उदाहरण वहां से प्राप्त होता है। तो कला के तौर पे हम बात कर सकते हैं वहां पर कि
कला के तौर पे हमें मिले हैं वहां पे मृतभांड, यानी मिट्टी के बर्तन जो अलग अलग प्रकार के हैं, और मुख्य तौर पे लाल बर्तन हैं, कलर उनका बर्तनों का लाल है और काला चित्रण है, यानी काले रंग के वहां पे चित्रित किए हुए मिले हैं, लाल कलर का बर्तन है और काला चित्रण उस पर किया हुआ होता है। इस प्रकार के मृतभांड मिले हैं हमें। फिर हमें मिली है मृण्य मूर्तियां। मृण्य मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां हमें किस प्रकार की मिली है? ये हमें मानव की मिली है प्लस पशुओं की मिली है। कुछ मानव की मिली है, जैसे हम कह सकते हैं मातृ देवी की मूर्तियां मानव रूप में बनाई हुई हैं। पशुओं की मूर्तियां भी हमें मिली है मिट्टी की बनी हुई, वो सब हैं। फिर पत्थर और धातु की मूर्तियां मिली हमें, जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें एक योगी की मूर्ति मिली है जो पत्थर की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई है, वो भी मिली है। तो यह सब मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार ये मन के बनाते थे। मन के कैसे होते हैं? इस प्रकार से होते हैं। अब इनमें धागा पिरोकर और माला का रूप दे देते थे। इस प्रकार माला बन जाती थी, मन के पिरो देते थे। अब मन के गोल भी हो सकते थे, चौकोर भी हो सकते थे, आयताकार भी हो सकते थे, ढोलाकार भी हो सकते थे, किसी भी प्रकार के वो बना सकते थे। गोल हो गए, चौकोर हो गए, आयताकार हो गए, ढोलाकार हो गए, वह अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते थे। तो मन के कई प्रकार के मिले हैं। इसके अलावा मोहरे जो मिली है वहां से स्टैम्प, वो भी वहां की कला के प्रमुख साक्ष्य हैं। इस प्रकार वहां पे कला के साक्ष्य कौन कौन से हैं? मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृण्य मूर्ति यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, पत्थर और धातु की मूर्तियां, इसके अलावा मनके और मोहरे वहां की कला के उत्तम उदाहरण हैं। अब अगला पॉइंट आता है शिक्षा, एजुकेशन। अब यह विषय ऐसा है जिसपे आज तक चर्चा हो रही है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाते थे? शिक्षा प्रदान करने जैसी कोई विधि थी या उनका कोई तरीका था, या उन्होंने कुछ स्कूल्स बना रखे थे या नहीं बना रखे थे? तो विद्वानों ने अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें हजारों की संख्या में लिखित साक्ष्य मिले, यानी लिखी हुई चीजें मिली है, इतनी भारी मात्रा में लिखी हुई मिली है जो केवल मोहरों पर नहीं है, मिट्टी के बर्तनों पर भी है और अन्य चीजों पे भी है। तो क्या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें लिपि का ज्ञान था? आखिरकार मिट्टी के बर्तन पे कौन लिखता है? आजकल कौन मिट्टी के बर्तन पे लिखता है? कोई नहीं लिखता। परंतु उस समय के लोग डिजाइन के तौर पे और मिट्टी के बर्तनों पे लिखते थे। आखिरकार क्या खासियत थी उन लोगों में कि उन्होंने मिट्टी के बर्तनों पर लिखा है? क्या इतने पढ़े लिखे थे वो वहां के कुम्हार भी? उन कुम्हारों को इतना पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता थी या नहीं थी? तो इस चीज में ही हमारा जवाब है कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, यानी उनको अपने आसपास के भौतिक विषयों का ज्ञान होने के साथ साथ शिक्षा का भी ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और मिट्टी के बर्तनों पर उनकी लिपि होना, मोहरों पर इतनी लिपि मात्रा में होना, यह सिद्ध करता है कि वहां पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार से आज हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन अर्थात समाज किस प्रकार का था, जिसमें हमने चर्चा की प्रजाति, सामाजिक स्वरूप, नारी की स्थिति, रहन सहन, खान पान, आमोद प्रमोद, कला, शिक्षा, इन विषयों पर चर्चा आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़ा हुआ एक और पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन।
आप पढ़ेंगे आज हम आर्थिक जीवन, अर्थ, धन, और यहां पे हम टॉपिक ले सकते हैं अर्थ व्यवस्था, और यहां पे हम लिख सकते हैं आर्थिक जीवन। अब हम आर्थिक जीवन में कितने विषयों का या किन किन चीजों का अध्ययन हम करेंगे, तो वह हम अभी कर लेते हैं कि आखिरकार हम किन किन चीजों का अध्ययन यहां पर करेंगे, कि अर्थव्यवस्था में हम किन किन चीजों का अध्ययन यहां पर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, पॉइंट शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था को कौन कौन से आयाम निर्धारित है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से आयाम हैं, या अर्थव्यवस्था जैसी व्यवस्था के लिए कौन कौन से मुद्दे हमें अध्ययन करने चाहिए। तो पहला, व्यवसाय, कि व्यवसाय कौन कौन से थे। फिर हम बात करते हैं कृषि व पशुपालन। व्यवसाय हो गया, कृषि व पशुपालन हो गया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे व्यापार। कुछ व्यवसाय हुए, कृषि पशुपालन कच्चा माल दे गया, और व्यापार उसको बाहर भेजने का हुआ। तो अब होता है अगला और लास्ट पॉइंट जो इससे जुड़ा हुआ है, कि वह व्यापार के पश्चात ऐसा कौन सी विषय वस्तु है जो पढ़नी आवश्यक होती है। तो वो है अर्थव्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाएं या सिस्टम। उस समय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सिस्टम्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम सिस्टम में बात कर सकते हैं, जैसे बैंक। क्या उस समय बैंक था? आज होता है कस्टम ड्यूटी लगती है, माल एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी लगती थी उस टाइम। किस प्रकार व्यापार किया जाता था? तो वो सब चीजें, कृषि पशुपालन के लिए मंडियां बनाई हुई थी या नहीं बनाई हुई थी, व्यवसाय के लिए भी कुछ करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था। तो ये सब व्यवस्थाएं हम यहां पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे व्यवसाय, कि आखिरकार कौन कौन से काम धंधे उस समय के लोग वहां पर करते थे। दूसरा, कृषि व पशुपालन, यानी खेती और पशुओं का पालन वो किस प्रकार किया करते थे। कच्चा माल तैयार होता था यहां से। व्यापार, और व्यापार क्या होता है? कच्चे माल को या तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो गया। और व्यवस्थाएं हम बात कर चुके, इन तीनों चीजों से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं एक विषय बिंदु पर आपको बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं मिली है, यानी करेंसी, पैसा नहीं मिला है हमें। कोई भी पैसा नहीं मिला है, किसी भी धातु का पैसा नहीं मिला हमें, चांदी का भी नहीं मिला हमें, सोने का भी नहीं मिला हमें। धातु मिली है पर वो सिक्का नहीं मिला हमें। धातु अलग चीज होती है, सिक्का अलग चीज होता है। तो किसी प्रकार की कोई करेंसी प्रचलित थी या नहीं थी, यह बात भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यानी उस समय मुद्रा का चलन था या नहीं था, वो हम यहां पे पढ़ेंगे कि मुद्रा का चलन था या नहीं था। क्यों? क्योंकि आखिरकार आप कोई चीज कच्चा माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किस आधार पे खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पता नहीं है हमें आज, क्योंकि हमें तो कोई करेंसी मिली नहीं है। व्यापार कैसे किया उन लोगों ने? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्होंने चीजें बेच दी। किस प्रकार से? क्या प्रणाली थी उनकी, क्या व्यवस्था थी? तो वो हम पढ़ेंगे। व्यवसायी यानी एक स्थानीय व्यापारी, अगर नाई बैठा है, नाई बाल काट रहा है, तो उसने अपना मेहनत का पैसा किस प्रकार वसूला? क्योंकि उस समय तो पैसा था ही नहीं, करेंसी प्रचलित थी नहीं,
तो करेंसी जब प्रचलित नहीं थी तो पैसा कहां से लिया और किस प्रकार लिया उन्होंने पैसा? आखिरकार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उन्होंने पैसा तो लिया होगा। तो आज हम इन 4 विषय बिंदुओं को आप देखिए कि 4 विषय बिंदु कौन कौन से हैं और इन चारों विषय बिंदुओं में हमें क्या क्या किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए पहला है जो हम पढ़ेंगे व्यवसाय। व्यवसाय मतलब इसे हम कह सकते हैं यानी उद्योग धंधा, उद्योग धंधे कह सकते हो। सरल भाषा में व्यवसाय को हम उद्योग धंधे कह सकते हैं। कोई काम कर रहे हो वो सब चीजें आती। कृषि मतलब खेती, पशुपालन में पशुओं को पालना। व्यापार मतलब आपका ट्रेंड करना हो गया, एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम और दूसरी चीज को यहां तक लाने का काम ये व्यापारी करते हैं। तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाएं यानी सिस्टम, यानी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या काम किया है वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यह 4 टॉपिक है, व्यवसाय, कृषि पशुपालन, व्यापार और अर्थव्यवस्था। यह चीज हम आगे करेंगे।